हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। रात के 9:35 हो रहे हैं और चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मई महीने में कौन कौन सा स्टॉक है जो स्विंग के तौर पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टॉक है ना चुन करके रखा हुआ है अपने लिस्ट में, जिसमें से जो पहला स्टॉक है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है अपोलो टायर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक मैंने क्यों चुना है। ठीक है, और इन सबको है ना मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं इस स्टॉक पे तो मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आप लोग मेरे दिए गए इस लेवल्स पे है ना ट्रेड नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि कल को मार्केट कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो फिर आप लोगों का लॉस हो जाए, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, किसी को कोई मैं बाइंग और सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ लीजिएगा। अगर आपको लेवल्स वॉच करना है तो आप वॉच कर सकते हैं। डेमो अकाउंट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेमो अकाउंट में बेशक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पैसा नहीं लग रहा हो। ठीक है, तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि आपको रियल मनी के साथ ट्रेड नहीं करना है मेरे दिए गए लेवल्स पे, और सिर्फ सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे स्टॉक्स वगैरह पे ट्रेड करना है तो भाई ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप ये वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि झूठ मूठ के किसी का लॉस हो जाए और बाद में आप मुझे गालियाँ दें। ठीक है, सिंपल। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि जो मेरा पहला स्टॉक है वो है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स को मैं क्यों सेलेक्ट किया है, तो अगर आप देखेंगे तो अपोलो टायर्स को सेलेक्ट करने के पीछे का मेरा जो सबसे खास रीज़न था वो ये था कि 342 का है ना इसका ऑल टाइम हाई था। इस महीने क्या हुआ कि 342 के लेवल को है ना मार्केट ब्रीच कर दिया, और ब्रीच करने के बाद है ना ये ऊपर में सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पिछला जो इसका स्विंग था ये वाला, ठीक है, ये जो स्विंग था इसके ऊपर क्या किया है, इसके ऊपर मार्केट क्या किया कि ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा रैली हम लोग है ना 425 तक का है ना एक देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कितने महीने में आएगा, ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये स्विंग टारगेट है। ठीक है, 6 महीने तक का मेरा इसमें टारगेट है। आप लोग ये मत बोलना कि भाई कल तो गया नहीं, परसों गया नहीं, चौथा रोज गया नहीं। ठीक है ना, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग के लिए है। ठीक है, और मैं कोई सेलिंग और बाइंग के लिए रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप ये मुझे बोल नहीं सकते हैं कि भाई ये ऊपर गया नहीं, नीचे गया नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। बस मुझे जो लगा जिसकी वजह से मैं इस समय ये जो सारे स्टॉक्स हैं, मेरे पास मेरे ख्याल से 7-8 स्टॉक है। ठीक है, तो इन 7-8 स्टॉक्स में ना मैं कुछ पैसा है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके डालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसको है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर कोई लोग कुछ चाहे सीखना तो वो सीख लेंगे कि आखिर मेरा जो इन स्टॉक्स को चूज़ करने के पीछे का क्या रीज़न है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बता रहा हूँ, और ये प्योर एजुकेशनल कम इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए मेरा डिस्क्लेमर हो गया ख़त्म, क्योंकि डिस्क्लेमर बहुत ज़्यादा लंबा देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इस स्टॉक को लेने के पीछे का रीज़न क्या है मेरा, कि आप इस एरो के आसपास देखिए ये क्या था, इसका ये ऑल टाइम हाई था, और यहाँ से क्या हुआ था कि मार्केट नीचे गिरा था, बहुत अच्छा वाला स्पीड में गिरा था। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से हल्का सा करेक्शन लिया, और फिर यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन लेकर के सॉरी इम्पल्स लेकर के हल्का सा करेक्ट किया, रिट्रेस किया, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है ना अच्छा खासा एक आपको बाइंग दिख सकता है। ठीक है, और इसका लेवल जो है, इसका जो टारगेट है वो मुझे 440 425 तक का दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक का मेरा टारगेट है। ठीक है जी, इसमें मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो इसमें मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 330 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 330 अगर ये टच करता है या 329 के आसपास दिखता है मेरे को, तो मैं 329 के आसपास में निकल लूँगा। ठीक है, फिर मैं वेट नहीं करूँगा इस स्टॉक में। ठीक है, मेरा ऐसे लिए रहेगा पर्सनल। तो ये हो गया अपोलो टायर्स। दूसरा जो स्टॉक है वो है अपना इंडिगो। इंडिगो को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखेंगे ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये मेरा 20 EMA का मूविंग एवरेज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक अच्छा खासा है ना एक करेक्शन हुआ। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, एक रेड कैंडल बना, पूरा महीना मार्केट नीचे गिरा इसका, मार्केट मतलब कि इंडिगो नीचे गिरा, और यहाँ पे फिर क्या हुआ कि नीचे में एक हैमर दिखा, और इस हैमर के ऊपर है ना एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो मेरे समझ से अगर इसको मैं बाई करूँ, ठीक है, तो मेरा जो इसका एस एल होगा तो वो मेरा 1860 के आसपास का मेरा एस एल रहेगा। ठीक है, 1860 1860 के आसपास का मेरा एस एल रहेगा। अगर 1860 को ब्रीच करके अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज करेगा तो मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। ठीक है, और इसमें मेरा जो टारगेट रहेगा वो 2400 तक का रहेगा टारगेट, 2400 का टारगेट रहेगा मेरा इंडिगो में। ठीक है जी, तीसरा स्टॉक है मेरे पास रिलायंस। रिलायंस को लेने के पीछे क्या रीज़न है, रिलायंस को लेने का पीछे का मेरा सबसे बेस्ट जो रीज़न है वो ये है
कि आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलायंस है ना अच्छा खासा चल रहा था ऊपर की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक बाउंस आया, लेकिन फिर वापस ये करेक्शन आ गया। और ये जो करेक्शन था ये क्या हुआ था, 20 के नीचे है ना सस्टेन कर रहा था, लेकिन उतने ज़बरदस्त तरीके से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। और अचानक है ना आज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री है वो एंट्री का लेवल इनिशिएट कब होगा, तो रिलायंस में एंट्री का लेवल आपको इनिशिएट होगा, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से देख करके। सिंपल आप है ना इस कैंडल के हाई पे कोशिश कीजिए एंट्री लेने का, 2425 के ऊपर, ठीक है। 2425 के ऊपर है ना आप एंट्री लीजिए, ठीक है। आप मतलब मैं ये सॉरी, ये मेरे मुंह से निकल गया कि आप एंट्री लीजिए, ठीक है। आपको एंट्री नहीं लेना है भाई, लेना है तो आपको पेपर ट्रेडिंग या डेमो अकाउंट में ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो मेरे समझ से अगर मैं एंट्री लूँगा तो मैं एंट्री रिलायंस में कब लेने वाला हूँ, 24-25 के ऊपर मैं एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है, 2425 के ऊपर। उससे पहले मैं एंट्री नहीं लूँगा, मेरा जो एस एल होगा वो मेरा एस एल साफ साफ 2300 का एस एल होगा, साफ साफ, ठीक है। मैं यहाँ पे 120 पॉइंट के आसपास का एस एल लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जो अगला मूव जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 2800 के आसपास का, ठीक है। 2800 इसका भी जो टारगेट रहेगा वो टारगेट कब तक का रहेगा, वो टारगेट बेशक 3 से 4 महीना या 6 महीने तक का रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा रिलायंस हो गया। अगला जो स्टॉक मैंने चूज करके रखा हुआ है वो कौन सा स्टॉक है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है। ग्लेनमार्क फार्मा को चूज करने का क्या रीज़न है, ग्लेनमार्क फार्मा को चूज करने का सबसे अच्छा और खास जो रीज़न है वो इसमें दो रीज़न लग रहा है। देखिए, पहला तो मुझे दिख रहा है कि भाई 100 के ऊपर है ना ये क्लोजिंग दिए हुआ है, ठीक है। 100 मेरा जो ग्रीन वाला है ये 100 ई में है, ठीक है। और अपना जो ब्लैक वाला है ये 20 ई में है। तो 100 के ऊपर है ना अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है। और इस मंथ है ना ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना था, ठीक है। तो जब भी ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनता है ना तो थोड़ा सा एक चांसेस रहता है कि भाई मार्केट में है ना एक अपवर्ड की तरफ का रैली आ सकता है। तो इसमें जो मेरा मूव रहेगा, जो टारगेट रहेगा वो बहुत रहेगा, तो 660 के आसपास का टारगेट रहेगा मेरा, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा 100 ई में होगा, कि अगर 100 ई के अंदर नीचे है ना अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा तो मैं निकल लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ग्लेनमार्क फार्मा का एनालिसिस रहा। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मेरा वो कौन सा है, वो है मेरा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को मैंने क्यों चुना हुआ है, तो डॉक्टर रेड्डी को चुनने के पीछे का रीज़न क्या है मेरा, कि आप देखेंगे ना, तो पहले तो मैं ये सब सारा कुछ हटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डॉक्टर रेड्डी को लेने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप देखेंगे ना कि तो इस रीजन में है ना, इस जोन में है ना, ये देखिए इस जोन में है ना मार्केट बहुत अच्छा खासा टाइम व्यतीत किए हुआ है येलो लाइन में, ठीक है, येलो वाले जोन में। और इस जोन का है ना यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये पिछला स्विंग का है ना अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 49230 के ऊपर या 49340, सॉरी एक सेकेंड, 4935 आप मान लीजिए, ठीक है। 4935 के ऊपर है ना, इसमें जो मूव मुझे मूव दिख रहा है वो 5500 रुपये के आसपास तक का दिख रहा है, 5500 तक का, ठीक है। तो ये मेरा अभी के लिए कुछ लग रहा है, जो इसका भी टारगेट मैं बोलूँगा कि 2-3 महीने का कम से कम रखना ही है, ठीक है। ऑल तो ये मुझे लग रहा है कि ये जल्दी अचीव हो जाएगा, 2 महीने के अंदर मुझे लग रहा है कि ये अचीव हो जाए। बट फिर भी मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 मंथ तक का, ठीक है। कि हो सकता है कि फिर से यहाँ पे कहीं रेंज वेंज क्रिएट कर दो तो फिर फंस जाएगा, ठीक है ना। तो और ये सिर्फ और सिर्फ कैश में बाई करना है, और मैं सिर्फ कैश में बाई करूँगा, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन में अगर कोई बाई करता है तो भाई वो बहुत मुश्किल वाला घड़ी हो जाएगा, है ना, कि अगर रेंज वेंज क्रिएट किया तो फिर आप डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और डूब जाएंगे इन द सेंस कि भाई पेपर ट्रेडिंग में भी तो लॉस होगा ना, वहाँ से आपका इमोशन खराब हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में ही ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो डॉक्टर रेड्डी क्या है, डॉक्टर रेड्डी को लेने के पीछे का मेरा दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि ये कंसोलिडेशन जोन में था और इस कंसोलिडेशन को है ना ये ब्रेकआउट किया है, तो इसमें अभी स्ट्रेंथ है, दम नज़र आ रहा है। दूसरा जो रीज़न है वो क्या है कि 20 EMA के ऊपर है ना एक कैंडल अच्छा खासा सॉलिड क्लोज दिया और उसके ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज दिया है। तो मेरे समझ से जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 5200 का बनेगा, और जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 5500 के आसपास का टारगेट, ठीक है। 2 महीना 3 महीना का बेशक टाइम लग सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी ठीक ठाक लग रहा है। तीसरा है डिविस लैब, ठीक है। डिविस लैब भी मुझे ज़बरदस्त लग रहा है। डिविस लैब को ज़बरदस्त लगने के पीछे का रीज़न क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक अच्छा खासा है ना डाउनफॉल हुआ है, ठीक है। मार्केट क्या हुआ है यहाँ पे, एक अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है, ठीक है ना, आप समझ लीजिए यहाँ तक डाउन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक जो ये मार्केट डाउन हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों कैंडल आपको दिख रहा है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और ये जो मॉर्निंग स्टार है
आप बिलीव मानिए 3200, इसको मैं डिलीट करता हूँ, 3330 के ऊपर, ठीक है, या 3333 आप मान सकते हैं। 3333 के ऊपर है ना, एक अच्छा खासा इसमें मूव मुझे लग रहा है। जिसका जो पहला टारगेट होगा वो कितना होगा, ये कौन सा लेवल है भाई, 20 EMA का अपना 3550 या 3500 आप मान सकते हैं कि जो मुझे डिवी स्लैब में दिख रहा है वो 3500 का मेरा पहला टारगेट दिख रहा है। दूसरा टारगेट जो मुझे दिख रहा है इसमें वो दिख रहा है मेरा 3790 के आसपास का, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को इनकैश करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, ठीक है। वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, है ना। लेकिन वही है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसमें स्टॉप लॉस है ना हम लोग इस लेवल पे कहीं तो रखेंगे, 2750 के आसपास का या 2800 के आसपास का हम लोग इसमें एसएल रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो प्रॉपर एसएल बनता है वो यहाँ पे बनता है 2720 के आसपास का, ठीक है। 2720 के आसपास का यहाँ पे कोई एसएल बनता है। अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये वाला लाइन होता है, इसका जो प्रॉपर एसएल बनता है वो ये रहेगा, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर अपने को है ना यहाँ 100 EMA के आसपास दिखेगा और कोई ग्रीन दिखेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे घुस सकते हैं, ठीक है। ऑल दो मेरा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 2734 का, ठीक है। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 3500 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा 3700 के आसपास का, ठीक है। तो ये दो टारगेट मुझे दिख रहा है डिवी स्लैब में, ठीक है। अगला स्टॉक कौन सा है, अगला स्टॉक है भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल को लेने के पीछे क्या रीज़न है, भारती एयरटेल को भारती एयरटेल को लेने के पीछे का रीज़न ये है कि आप सिंपल देखिए कि यहाँ पे है ना भारती एयरटेल काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है ना। तो भारतीय एयरटेल मुझे लग रहा है कि मई महीने में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाला है। और स्टॉक मार्केट भी है ना मई महीने में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, ठीक है। ऑल दो इंडिया विक्स थोड़ा सा है ना मतलब डिसअपॉइंट कर रहा है क्योंकि वो अपने बॉटम पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ खास है, ध्यान रखने वाली बात आपको, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल भी मुझे बुलिश लग रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का यही रीज़न है कि ये भी है ना ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार एक अच्छा खासा बनाया हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से है ना जो अगर 800 के आसपास से अगर इसमें एंट्री बनता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 850 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है, भारतीय एयरटेल में। तो यहाँ पे मुझे एक ठीक ठाक, और ये मुझे लग रहा है कि शायद इसी मंथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बट कोई जानता नहीं है, तो इसमें भी मेरा टारगेट रहेगा कम से कम 3 महीने का, 1 से 2 से 3 महीने का टारगेट, ठीक है। तो आप इसको देख के चल सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी है ना स्टॉक को बाई और सेल नहीं करना है मेरे बताए गए लेवल्स पे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बोल रहा हूँ। मैं खुद ही सीख रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग सब मार्केट में सीखते ही रहते हैं ना, कोई परिपक्व यहाँ पे होता नहीं है। तो भाई कल को लॉस वॉस हो जाए तो झूठ मूठ के क्यों टेंशन लेना है, ठीक है ना। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ सीखिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लेने के लिए ट्रेड। इसके इसके पीछे ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सीखने के लिए। ये ट्रेडेबल जो ये स्टॉक बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे का ये रीज़न है कि आप देखिए कि ये भारतीय एयरटेल लगातार है ना अप ट्रेंड में है। ये क्या होता है कि जब भी है ना इस लाइन के पास आता है तो एक बाइंग प्रेशर आता है, फिर ये इस लाइन के पास आता है, एक बाइंग प्रेशर आता है, फिर ये इस लाइन के पास आता है, बाइंग प्रेशर बनता है, फिर ये इस लाइन के आसपास आया है, फिर ये बाइंग प्रेशर बनेगा, है ना। और सारा जितना भी आप लेवल देख रहे हैं ना, सब क्या कर रहा है कि पिछले स्विंग से थोड़ा सा ऊपर जाकर के रुक जा रहा है, पिछले स्विंग से थोड़ा सा ऊपर जाकर रुक जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि अगर 850 का पिछला स्विंग है तो 850 से आप 860 870 तक का है ना आप टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है भारतीय एयरटेल में। इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो इसका स्टॉप लॉस बेशक मेरा 740 के आसपास का एस एल होगा, ठीक है, भारतीय एयरटेल में। दूसरा स्टॉक कोई है कि, हाँ ये सारे स्टॉक हो गए, ठीक है। एक दो स्टॉक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। वो है मेरा BPCL, ठीक है। देखिए ट्रेड करना नहीं करना है ना वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। उस पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्टॉक है ना ट्रेड लेने लायक बनता कब है, ठीक है। उसमें हम लोग है ना अपना पैसा मतलब डालने से पहले है ना हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ना थोड़ा सा वो कब बढ़ जाता है, तो वो तब बढ़ता है ना जब मार्केट है ना अच्छा खासा नीचे चला गया हो और नीचे जा कर के एक रेंज क्रिएट किया हो। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया है, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ से अच्छा खासा ये नीचे आया, नीचे आकर के रेंज क्रिएट किया, और यहाँ पे क्या है कि 20 और 100 दोनों EMA है, ठीक है। और ये दोनों EMA के ऊपर है ना इस मंथ क्लोजिंग दे चुका है BPCL, ठीक है। तो इसका जो मुझे इमीडिएट टारगेट दिख रहा है वो 400 का टारगेट दिख रहा है। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि BPCL का जो मई का जो टारगेट है, मई होते होते ख़त्म होते होते इसका ये 400 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है, BPCL।
तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसका स्टॉप लॉस मेरे समझ से 320 या 315 के आसपास आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा एक स्टॉक और था जिसका नाम है आयशर मोटर, ठीक है जी। ये रहा अपना आयशर मोटर। आयशर मोटर को लेने के पीछे का भी सेम वही रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि ये 20 ईएमए के आसपास है ना, सपोर्ट लेकर के अच्छा खासा उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आकर के फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो मुझे आयशर मोटर में भी है ना 3500 पहला टारगेट दिख रहा है मुझे, और जो दूसरा टारगेट मुझे दिख रहा है वो दूसरा टारगेट दिख रहा है 3860 3850 के आसपास का, ठीक है। तो ये दो टारगेट मुझे आयशर मोटर में भी दिख रहा है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि 2 से 3 महीने में ये भी अचीव होने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है मेरे स्टॉक्स थे, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। आप लोग इसको देखिए और सीखिए और समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दूँ, ठीक है जी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।